बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि एक इंसान, आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो इंटरव्यू से पहले जो चीज़ जाती है ना, उसको आप नाम देते हो रिज्यूमे या सीवी का। रिज्यूमे या सीवी का नाम दिया जाता है। तो एक इंसान इन्हीं दो चीज़ों से जो है वो जाना जाता है। आपकी अपीयरेंस क्या है, आप दिखते कैसे हो। अगर आपने पिक्चर नहीं भी ना लगाई तो वो भी ओके होता है कुछ फैक्टर्स में। तो ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि एक इंसान के लिए उसकी रिज्यूमे, ये वर्ड क्या है, रिज्यूमे, MAY, रिज्यूमे और सीवी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर इसके लिए एक ना मिसाल दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक शख्स था, वो दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे औलाद नरीना से सरफराज फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद नरीना से सरफराज फरमा। तो एक बार ऐसा होता है कि उसका एक दोस्त आके उसे कहता है कि यार तू क्यों इतना रो रहा है, क्यों परेशान है। कहता है यार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। तो वो उसे कहता है कि यार मुझे बताओ तुम्हारी शादी को कितनी देर हुई है। तो कहता है नहीं अभी शादी तो नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखें, ये बात आपने याद रखनी भूलनी नहीं है कि ये जो सीवी है ना या रिज्यूमे है, ये आपकी शादी है। जब तक ये सही नहीं ना होगी, तानू औलाद नरीना भी नहीं मिलनी, या तानू औलाद मिलनी नहीं। इन अदर वर्ड्स, वैसे इट्सल्फ पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मुझे नरीना से ज़्यादा, मुझे रहमत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बेटियां ज़्यादा पसंद है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला जब भी मुझे और दे तो मुझे बेटी दे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बेटियों का प्यार करने का अंदाज ही डिफरेंट होता है। तो वो मुझे एक बेटी, सबसे पहले अल्लाह ताला ने बेटी दी, उसके बाद बेटा दिया। तो अब मेरी तो ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला जब भी दे मुझे बेटी दे दोबारा। तो वो तो चलें, दूसरी बात आ रही है। तो बात में ये कर रहा था कि असल में आप लोगों के लिए आपकी ये शादी जो है ना, एक जॉब वाले के लिए वो शादी असल में उसकी रिज्यूमे होती है। अगर आप लोग इसको ठीक नहीं ना करोगे तो आप कभी भी किसी जगह पे अपने आप में, वो एबिलिटी आपकी बाद में आएगी कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो, क्या पर्सनैलिटी है। जब आप इन द फील्ड आओगे, इन द फर्म आओगे, इन द बिजनेस आओगे, तो उस वक्त देखा जाएगा ना कि आप क्या हैं। तो उससे पहले सीवी या रिज्यूमे, बड़ा डिफरेंस है। हम में से बहुत से बंदे हैं जिनको यही नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी, और हम हर चीज़ को सीवी बोल रहे होते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जब किसी प्राइवेट सेक्टर में, फर्म में इंटर्नशिप के लिए आप जब जा रहे हो, आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, या आप डिफरेंट जॉब्स के लिए जा रहे हो जिसके अंदर मजीद रिसर्च नहीं चाहिए आपकी कि आपने पब्लिकेशंस क्या हैं उनके ऊपर आपकी मजीद डिटेल्स एंड ऑल दैट, तो हर जगह पे जो चीज़ चल रही होती है उसे आप बोलते हैं रिज्यूमे। तो अब आप में से कोई बच्चा, पहली तो एक बात ज़हन में रखे कि कोई ये ना कहे कि मैंने सीवी बनानी है, वो वर्ड क्या बोलेगा, रिज्यूमे। आप लोग रिज्यूमे दिया करते हो, इस चीज़ को नहीं भूलना। अब कैसे इंप्रेसिव रिज्यूमे बनाए जाए, ट्रेंड्स क्या है 2025-26 इस दौर के लिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। और जब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी आर डूइंग नथिंग। बहुत ज़रूरी होता है इसको समझना। मैं अब आप लोगों के सामने जनाब ऐसे AI टूल्स रखूँगा, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि जिनसे आप अपनी CVs को, रिज्यूमेज़ को चेक करवा सकते हो, बनवा सकते हो बड़ी एक्यूरेट वे से। कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाइल क्रिएटिंग और मेकिंग अ रिज्यूमे एंड CV एज वेल। क्योंकि मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ, करना दोनों ही होता है, तो इसलिए दोनों के ऊपर ये लेक्चर चल रहा होगा। लेकिन जो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो क्या है, रिज्यूमे। लेकिन हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले एजेंडा के ऊपर बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम लोगों ने बात करनी है। तो जनाब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे अब आपके सामने मैंने एजेंडाज रख दिए कि जिनके रिलेटेड आप जाके हमने इसके ऊपर रिसर्च और डिस्कशन इंशाल्लाह कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपनी बात करूँ तो माई नेम इज रेहान सरवर एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 15 ईयर्स। और अगर प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं तकरीबन 2011 से प्रोफेशनली स्टूडेंट्स को IELTS को पढ़ाना, OA लेवल और इस किस्म के जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हैं, मैं उनको चला रहा होता हूँ। वैसे अगर मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो इंग्लिश में ज़्यादा है, क्योंकि मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाता रहा हूँ। तो जनाब अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है एक इम्प्रेसिव किस्म के रिज्यूमे की, अगर आप एक जॉब मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं। क्या पहली बात तो हमेशा याद रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। मैं ये बात के खिलाफ हूँ जिसमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये कहा करता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स एन इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स एन इंप्रेशन। जब आप पहला इंप्रेशन किसी के सामने लेकर आते हो तो उससे एक इनिशियल पिक्चर आपकी क्या बनेगी, वो आती है इनिशियल कि ये क्या है, कैसा है। लेकिन जब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, मिलते हो, तो फिर आपको असल पता चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशन बड़ी सही बनाई थी, इधर आके इसका फॉर्मेट बिगड़ गया, वो ऑफिस की वजह से। मेरे पास चूँकि लेटेस्ट है तो ये लेटेस्ट नहीं है यहाँ पे। खैर, मुझे अपना लैपटॉप तो नहीं लेके आप गए। दूसरी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। कैसी आपकी रिज्यूमे है ये पता किससे चलेगा, आपका
आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा है ये कैसे पता चलेगा? आपकी रिज्यूमे कैसी है, इस चीज़ से पता चलेगा। जितनी अच्छी बनाएंगे, जितनी एक्यूरेट बनाएंगे, उतने अच्छे आप प्रोफेशनल हैं। कोई कहता है नहीं यार कोई बात नहीं, ग्रामर की मिस्टेक है तो क्या हो गया, पंक्चुएशन की मिस्टेक है तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगली बात, आपके लिए जो आपकी रिज्यूमे है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को बताओ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कि आपने क्या क्या अचीव किया अभी तक। सर्टिफिकेशंस हैं तो वो भी लाजमी बताएं, उनके बारे में। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, थोड़ी नहीं होती। आपने पीपी किया है, प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है, उसके बारे में हाईलाइट करो। और आप उसके बारे में बताते हुए ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या आपने सीखा, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकती है। और इसी तरह जनाब, आपकी रिज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टाइम एंड रिसोर्स एफिशिएंसी शो हो रही होती है कि आप कहाँ कहाँ पे कितनी देर थे, कितने एफिशिएंट हैं, अभी यहाँ थे, इधर आए तो क्या हुआ, इधर आए क्या हुआ, इधर आए क्या हुआ। एज यू ग्रो योर रिज्यूमे टेल्स अबाउट योर ग्रोथ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जॉब मार्केट में इन 4 चीज़ों के बारे में बताना। और वो कैसे बता सकते हैं? अपने रिज्यूमे के ज़रिए से। अब ज़रा हम बात करने जा रहे हैं अबाउट रिज्यूमे बेसिक्स के बारे में कि क्या क्या बेसिक होती हैं चीज़ें, उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। इस वक्त आपके सामने 2 पैटर्न्स हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप इन पैटर्न्स को अभी बड़े ध्यान से देखें, लेकिन सिर्फ मुझे इसको बैकग्राउंड पे लगाने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या डिफरेंस होता है एक आम रिज्यूमे में और एक प्रोफेशनल रिज्यूमे में। बाकी आपके सामने तो मैं लेके भी आऊँगा कि कौन कौन सी रिज्यूमे कैसी कैसी हैं। पहली बात ये है कि जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो ये ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड का। ये बेसिक बात अब करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसका पर्पस क्या होता है कि आपने जॉब इंटरव्यूज़ को सिक्योर करना है अपनी क्वालिफिकेशन को शो करते हुए, बताते हुए कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। जनाब, एक इंट्रोडक्शन होता है पोटेंशियल एम्प्लॉयर का। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे हैं, कितना कैलिबर है, क्या क्या करते रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही होती हैं। और फिर उसके बाद आपके करियर्स और स्किल्स के ऊपर एक छोटा सा इजहार होता है जो वो देखकर आपको से कन्विंस होंगे या आपको रिजेक्ट कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन जो होती है ना, आपकी एबिलिटीज़ की, कैपेबिलिटीज़ की, ये एक रिज्यूमे के अंदर शो की जा रही होती है। अब हम मज़ीद बात जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी, क्या डिफरेंस है, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जनाब ये है कि जो रिज्यूमे होती है वो 1 to 2 पेज होती है, बस, इससे ऊपर नहीं हो सकती। 1 से 2 पेजेस ओनली। जबकि हम सीवी की बात करें तो वो ज़्यादा डिटेल में होती है और पेजेस 2 से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, 90% से ज़्यादा याद रखिएगा कि जो रिज्यूमेज हैं वो 1 पेजेस ओनली, 1 पेजर होती हैं, सिर्फ 1 पेजर, 90% से ज़्यादा। अब बाकी जो 10% है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो एक से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अगली बात ज़रा समझ लें कि जो रिज्यूमेज होते हैं ये आपकी रेलिवेंट स्किल्स, एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं एक स्पेसिफिक जॉब में। मिसाल के तौर पर आपने एक ABC कंपनी है, वहाँ पे अप्लाई करना है और उस ABC कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ये एक क्वालिफिकेशन आपकी हो उसमें, तो आप क्या करेंगे, जब रिज्यूमे उनको भेजेंगे तो उस क्वालिफिकेशन को हटा के भेजेंगे। जो उनको रिक्वायर्ड है, वो हॉबीज़ में क्रिकेट आपको पसंद है तो आपने वो क्रिकेट वहाँ पे मेंशन नहीं करना, अपनी प्रोफेशनल जो रिज्यूमे है उसमें मेंशन नहीं करना, क्योंकि उससे रिलेटेड उनका कोई काम नहीं है। फर्म में आपसे क्रिकेट खिलवाई नहीं जानी, स्नोकर के आप अच्छे प्लेयर हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप हज़फ करके जो इंपॉर्टेंट उस काम से रिलेटेड है उनको ऐड कर रहे होते हो रिज्यूमे में। मगर सीवी के अंदर जनाब हर चीज़ होती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो क्या था, फिर उसके बाद मैं ग्रो हुआ तो 1 महीना यहाँ काम किया, 1.5 महीना यहाँ किया, 3 महीने यहाँ किया, 4 महीने यहाँ किया, 1 साल यहाँ किया, मुकम्मल फ्रॉम स्क्रैच टू अपवर्ड आप कंप्लीट ग्रोथ अपनी जो है वो उनको शो कर रहे होते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब होती है ना रिज्यूमे के अंदर अगर आपने 10 कंपनीज में काम किया है तो आप पहले तो बताते हो जहाँ पे अभी काम कर रहे हो, उसके बाद बाकी 4 वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे ज़्यादा देर आपने काम किया, बस वो आप 3-4 ऐड करेंगे, बाकी सबको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सीवी के अंदर आपने सब बताना होता है, A to Z सब बताना होता है, जो उस जॉब से रेलिवेंट होती है ना आप उनको ऐड कर सकते हो। हाँ, दूसरों को अगर हज़फ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सीवी के अंदर आपने सब चीज़ों को बताना होता है। जिधर 1 महीना भी उस रेलिवेंट जॉब से मुतालिक किया काम, आप उसके बारे में लाजमी बता रहे होते हो। अगली बात, एक रिज्यूमे फोकस करती है की अचीवमेंट पे, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स जो मैंने अभी बताई, जबकि सीवी के अंदर क्या होता है, रिसर्च होती है, पब्लिकेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं और फिर अकेडमिक क्रेडेंशियल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आप उस सीवी के अंदर एंटर कर रहे होते हो। और रिज्यूमेस क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। जबकि सीवीज की बात करें तो जनाब अकेडमिया, रिसर्च और इसी तरह जब आप इंटरनेशनल जॉब से रिलेटेड आप परसू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्या भेजते हो, उनको सीवी शेयर करते हो, ना कि रिज्यूमे शेयर करते हो।
अब ज़रा दो और डिफरेंस हैं, वो भी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो रिज्यूमेज होते हैं वो जॉब स्पेसिफिक होते हैं और उनमें अपडेट करते रहना पड़ता है, हमें हर गुजरते वक्त के साथ अपडेट करते रहना पड़ता है। और जब सीवीज़ की बात करते हैं तो ये जैसे जैसे आपका करियर ग्रो करता रहता है वैसे वैसे ये सीवीज़ भी ग्रो करती चली जाती हैं। मजीद बात करते हैं कि जो रिज्यूमेज होते हैं ये कंसाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो जॉब है उससे मुतल्लिक ही होंगे, जबकि सीवी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है बताएं? ओल्डेस्ट से लेटेस्ट होता है, क्रोनस से लेटेस्ट से शुरू करते हैं, आप उसको फिर कंप्लीट बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड जो एक होता है, कंपोनेंट्स होते हैं एक रिज्यूमे के, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक रिज्यूमे में होना ज़रूरी हैं। इसके अंदर एक वो चीज़ जो आप लोगों ने मुझे अभी बतानी है, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या एक चीज़ है जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो लेकिन यहाँ पे नहीं है, मैं पूछूंगा अभी आपसे। देखिएगा, पहला रिज्यूमे कंपोनेंट्स में पहले क्या आता है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और याद रखें कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 90% से ज़्यादा लिखी जाती है ऊपर, 90% से ज़्यादा ऊपर लिखी जाती है। और दूसरी बात, और इसको लिखने के लिए एक और बात याद रखें, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन उस जगह पे जहां पे वो प्रोमिनेंटली नजर आ रही हो। और अगर ये बात याद रखिएगा, आगे आ भी जाएगी, आपकी रिज्यूमे अगर 2 पेजेस पे चली गई है तो हर पेज पे आपका नंबर और ईमेल होना जरूरी है। हर पेज पे आपका नंबर और ईमेल होना जरूरी है अगर एक से दूसरे पेज पे चली गई है, तो ये याद रखें। दूसरा, बैकग्राउंड में ऑब्जेक्टिव और समरी। हम ये स्टूडेंट्स वो होते हैं, मैं जो है ना फर्म्स में कुछ रिसर्च कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आती हैं, तो आप कैसे पता करते हो कि जनाब ये सीवी हमें रखनी और ये सीवी नहीं रखनी? कहता हम ऑब्जेक्टिव और समरी देके डिसाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और समरी देके पहला हमारा स्टेप यही होता है। पहले तो फॉर्मेट देखते हैं किसी ने सही किया हुआ है, गुड। सिर्फ वो जो गो थ्रू करना होता है देखने के लिए, वो आपके सामने क्रॉस और टिक वाला आया था ना, वो देखते ही पता चल जाता है। कहते हैं जहाँ से जो फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई होती, देख के पता चल जाता है यार ये क्या लिखा हुआ है इसने, क्या इसने फॉर्मेटिंग की है, तो हम उसको रिजेक्ट पहले कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो स्टेप होता है वो होता है हम उनके समरी और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अगर वो उन्होंने नकल की होती है ना, हम फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं वो समरी, हम रिज्यूमे को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखें कि जो समरी और ऑब्जेक्टिव है, जो एक ही नाम लिखते हैं आप इसके लिए, वो आपने खुद लिखना होगा, खुद लिखना है और जो है वही लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर कहीं से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है, लेकिन लिखें आप अपने अल्फाज में। लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान ज़रूरी है कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो। अगली बात, फिर क्या होता है? आपका वर्क एक्सपीरियंस और जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होता है, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसका होना चाहिए। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आगे जब बात करते हैं तो जनाब आपकी स्किल्स क्या हैं जॉब से रिलेटेड, उनको देखा होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एडिशनल सेक्शन के अंदर आप सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स शो कर सकते हैं कि मुझे इन चीज़ों के अंदर सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं और अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक चीज़ जो हर आप रिज्यूमे के अंदर यूज़ करते हो, यहाँ पर नहीं है, वो क्या है? बुझो, सब तो एंड पे लिख दो, सारे बच्चे सबसे एंड पे लिख रहे होते हैं। शाबाश, रेफरेंस। तो रेफरेंस थले की लिखा होता है विल बी फर्निश्ड या प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, ये बात कही जा रही होती है। ये सबसे नेगेटिव अप्रोच है। हाँ, रेफरेंस अगर आपका कुछ तगड़ा है, और तगड़े रेफरेंस याद रखें, सर रेहान सर्वर नहीं चलेंगे क्योंकि वो फर्म से रिलेटेड नहीं है, सर आतिफ आब्दी नहीं चलेंगे क्योंकि वो फर्म से रिलेटेड नहीं है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, मुझे भी अक्सर ये आए होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं कि सर वो हम आपका रेफरेंस डाल दें, ऐसी बात अक्सर देखने को मिल रही होती है कि सर वो कर दें। स्टूडेंट भी नहीं है मेरा, मतलब वटेवर मैं कर पाला है, मैनू की उन्हें पूछना कौन है, आप ही दस दा फिर मैनू आप नहीं बताओ कौन है जिसके पास आप जा रहे हो, ये वो। तो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका अगर रेफरेंस उस कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतल्लिक है और आपको लगता है कोई क्लाइंट मिल जाएगा, उस फर्म का कोई अच्छा क्लाइंट है, अगर उसका रेफरेंस है ज़रूर लिखो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है, नहीं लिखो। अगर रेफरेंस नहीं है तो नहीं लिखो। कोई टीचर नहीं लिखना, हाँ उस फील्ड से मुतल्लिक कोई है तो ज़रूर लिखो। कंपेटिटर ना हो, आपके जनाब ये ABC कंपनी है तो ये DEF कंपनी की तरफ से रेफरेंस आया तो भाई उधर ही जाए थे कि लेना है। बात समझ आ रही है? तो ये रेफरेंस का सेक्शन जिसमें हम बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है। स्टूडेंट्स के रेफरेंस में नीचे क्या लिखा होता है? विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, बस, या उनका नाम जिनका रेलेवेंस भी नहीं है, ये बात होती है। दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इससे मतलब कि आप जो रिज्यूमेस लिख रहे होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब सबसे पहली बात, पहला काम क्या है कि हमें लेटेस्ट रिज्यूमे ट्रेंड्स के बारे में जानना है। आज हमारा मकसद है ये, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मकसद क्या है कि जनाब मॉडर्न रिज्यूमेस कैसी हैं, उनमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है, किन किन चीज़ों को नहीं रखा जाता, उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद डूज एंड डोंट्स ऑफ रिज्यूमे, क्या करना है रिज्यूमे में और क्या
नहीं करना, इनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं डूज इन रिज्यूमे, क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, इनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब, आपने कंसाइज रखना है अपने रिज्यूमे को, और सबसे आइडियल क्या है, 1 पेजर, 1 पेज ओनली होनी चाहिए, ये सबसे आइडियल अप्रोच है। दूसरी अप्रोच, आपने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट 2 किस्म के हैं, एक टेक्स्ट है समरी एंड ऑब्जेक्टिव, और दूसरा टेक्स्ट क्या है, बाकी वाला सारा हिस्सा। बड़े ध्यान से पढ़ें उसे, और अगर पॉसिबल है तो 6-7 दफ़ा पढ़ें। मैं हमेशा ये बात, लिखने वाले ये बात कहते हैं जो राइटिंग, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि समटाइम्स प्रूफ रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग। लिखना सेकेंडरी अप्रोच है, पहली अप्रोच क्या है, प्रूफ रीड करना। और हम लोग इस चीज़ में काफ़ी जो है ना पीछे जाते हैं। हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट भी जब कर रहे होते हैं ना पेपर्स की, उस पेपर्स की टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी प्रूफ रीडिंग का सेक्शन हमारा बड़ा कम होता है। जब भी, जैसे मिसाल का कोई टीचर आपको कहता है कि F या 2 या कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसकी इस स्टेटमेंट को समझने में या इसको सॉल्व करने में आपने 18 मिनट्स लगाने हैं, तो मैं कहता हूँ टीचर 18 मिनट कह रहे हैं तो आप 15 मिनट की तैयारी करो। आप उसकी तैयारी कितनी करो, 15 मिनट्स की। इससे क्या होगा, नहीं होगा सॉल्व, मुझे पता नहीं होगा या नहीं हो सकता है वो काम आगे होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा काम चलता है। अगली बात जनाब, आपने आइडियाज जो शो करने हैं समरी में, वो कौन से आइडियाज होने चाहिए, आपके अपने, कोई नकल नहीं करनी। फिर वही बात, वो आपके अपने होने चाहिए। समरी को आपने रीजनेबल लेंथ में लेके आना है, और इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला। बाकी जितना टेक्स्ट है उसको मिलाएं, टोटल टेक्स्ट को जो आप मिलाते हैं, उस टोटल टेक्स्ट का 1/3, तकरीबन 25% आप कर लें। 25% जो पोर्शन है ना, वो आपके समरी एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जितने वर्ड्स आपके टोटल बन रहे हैं ना, उनका 1/3, ये एक आम सी अप्रोच है जिसको यूज़ किया जाता है। 25%, ये याद रखो, कुछ 1/4 भी बोलते हैं इसको, 1/4 बोल रहे होते हैं, तो आपने ये अप्रोच हमेशा याद रखनी है कि 25% आपका समरी ऑब्जेक्टिव के अंदर सर्व होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने CV और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ करना। जैसे अगर आप इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप, जिसमें आपकी बात हो रिलेटेड टू अनशिप। यहां से रिजेक्शन पता चल जाती है। अब समझ आइए कि ऑब्जेक्टिव से क्यों निकालते हैं। जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलिवेंट ही आपने ऑब्जेक्टिव या समरी में नहीं लिखा। फारग, आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो और आप लिख रहे हो कि मैं एम मैं एन जा, मैं ओ मैं ओ। भाई इंटर्नशिप से रिलेटेड बात करो कि आई एम डेस्परेटली वेटिंग टू बी द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम बिकॉज आई एम इंक्विजिटिव टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। ये है आपकी न्यू समरी, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप रिलेटेड टू जॉब बात कर रहे हो। फिर जिस जॉब से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव और समरी होनी चाहिए। अगली बात जनाब, आपने क्वालिफिकेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लेके आना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ, अर्लीस्ट की तरफ। और फिर उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट्स और रिजल्ट्स लाजमी बताने होते हैं। एग्जाम अटेम्प्ट्स और रिजल्ट्स का बताना बहुत जरूरी है। अगली बात, डू से रिलेटेड हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जनाब, आपने तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लाजमी लिखनी है और डिटेल्स को हाइड नहीं करना। बी फेयर एंड ऑनेस्ट, बी फेयर एंड ऑनेस्ट। वो अवार्ड्स नहीं मेंशन करने, वो चीज़ें नहीं मेंशन करनी जो आप में नहीं है। अगर आप कहें कि मास्टर इन MS एक्सेल, तो बिठा लेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ फिर करके भाओ, और जब नहीं आएगा जाओ। जो चीज़ आप में है वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, इसी तरह दूसरी बात यह है कि आपने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रेलिवेंट हैं वही बताने हैं। कहीं 6 महीने काम किया और आप कहें कि मैं 3 साल काम किया, नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। अगर जॉब एक्सपीरियंस है कोई, उसके बारे में फेयर रहें। हाँ, बताया है तो फिर उसके बारे में पूरी नॉलेज भी ज़हन में रखें, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने रिज्यूमे के अंदर लिखा है अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने वहाँ पे काम किया, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, वजह क्या थी, रीज़न बताओ। अगर रीज़न नहीं है तो फिर लिखो भी ना, रीज़न नहीं है तो फिर लिखना भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म सी बात है। अगली बात, एसेंशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल में जैक्सन, रॉबिन, इस किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं। JK रोलिन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं उन्होंने, ठीक है। कोई कह देना जी वो मैं मसूमा, प्रिंसेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है वो करें, आप अपना नाम लिखें हमेशा। ये बड़ी गलती है हमारे अंदर होती है। शाये बुआए, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ईमेल हो। ईमेल आपकी प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, यही प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, कंसिस्टेंट फॉन्ट होना चाहिए पूरी CV में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट। यानी ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। फॉन्ट मैंने कहा, साइज नहीं कहा, दो चीज़ों को समझें। मैंने क्या बोला है, फॉन्ट, साइज नहीं बोला मैंने। जो फॉन्ट है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए। अगर कैम्ब्रिया है तो हर जगह पे कैम्ब्रिया होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन है तो हर जगह पे टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए।
इस चीज को आपने नहीं भूलना, ठीक है। और जो साइज है टाइटल्स का वो सेम होना चाहिए। इसी तरह कहीं पे जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स में भी हम गलती करते हैं, कहीं पे हमने स्टार बनाए होते हैं, एस्टेरिक्स जिसे आप बोलते हैं, और कहीं पे हमने जनाब वो एरोस बनाए होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने इनको लाजमी माइंड के अंदर रखना है। अच्छा, अगली बात हम करते हैं जनाब अननेसेसरी डिटेल्स, एग्जांपल्स और रेपिटेशन, इन चीज़ को हमने खत्म करना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। अगली बात, क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं लिखना चाहिए। जैसे देखें, एक वर्ड है दाए, दाए लॉर्ड। दाए लॉर्ड का मतलब है आपका अल्लाह, आपका खुदा। तो आप अब दाए यूज़ नहीं होता, दाए को यूज नहीं करते। एफिशिएंट बनने की कोशिश ना करें, हमेशा सिंपल वर्ड्स, जिंदगी आसान करें, दूसरों की जिंदगी आसान बनाएं कि वो पढ़ेंगे उन्हें समझ आएगी। वो ये नहीं कहेंगे यार एदा की मतलब है, और आप कहेंगे आपने मतलब बताया तो कोई पहाड़, आपने नहीं, ये नहीं है, ये आपने ये काम नहीं करना होता। इसका बड़ा जरूरी है। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं यूज करनी, सिंपल। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ड कॉम्प्लेक्स की जगह पे भी आप डिफिकल्ट लिखें, हार्ड लिख लें, लेकिन मुश्किल वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डूज के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और मजीद इनके बारे में आगे समझ रहे हैं, तो जनाब ग्रामर, पंक्चुएशन बहुत जरूरी है चेक करना, क्योंकि हमें लगता है कि ये कॉमा नहीं लगाया तो इतनी बड़ी कोई मसला नहीं है। मसला होता है, बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं, वो आपसे प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो इनका 1 पेजर है रिज्यूमे का, इस 1 पेजर के अंदर इनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी का इजहार है। तो वो इसकी उम्मीद कर रहे होते हैं आपसे कि आप लाजमी हर चीज को मेंशन करेंगे और जितनी भी गलतियां, उनकी गलतियों का ख्याल रखेंगे। अगली बात, क्लीननेस, करेक्टनेस एंड क्वालिटी फॉर्मेटिंग में होना बहुत जरूरी है। कैसे? मैंने लिखा है नाम रेहान सर्वर, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप डाला हुआ है, ये क्लीननेस नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। पंक्चुएशन तो खराब है ही है, लेकिन ये क्लीनलीनेस के भी खिलाफ है कि यार ये क्या बिला वजह लगाया हुआ। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव लिखा, ऑब्जेक्टिव के आगे 1 2 3 डॉट्स लगा दिए, वजह इसकी क्या वजह थी? सिर्फ कॉलन आना चाहिए था। कॉलन तो पता है ना तानू, 2 फुल स्टॉप होते थले, ये होना चाहिए। तो ये होता है जिसे कहते हैं आप खराब कर रहे हो अपनी सीवी को। अच्छा, कुछ और क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ी गलती, यहीं से मेरे माइंड में आ गई, ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे होते हैं, स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमा, एंड पे इन्वर्टेड कॉमा। क्यों? सवाल ये पैदा होता है, वजह क्यों इन्वर्टेड कॉमा डाल रहे हो? इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है? किसी के कहे गए अल्फाज हू बहू आप वैसे ही आप बयान करें किसी के कहे हुए अल्फाज। तो उस सूरत में क्या यूज किया जाता है? इन्वर्टेड कॉमा। असी कितने वास्ते करने हैं? अपने वास्ते। वाई? ये गलती होती है हमारी जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसे कहते हैं कि ये आप सीवी को गंद बना रहे हो, सीवी को आप जो है ना वो टाइडी नहीं कर रहे, बल्कि आप इसको क्लीनलीनेस से दूर करते चले जा रहे हो। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद प्रूफ रीड लाजमी करवाएं, और प्रूफ रीड के लिए 2 सोर्सेज याद रखने हमेशा। एक सोर्स सारे आंसर बने, दूसरा सोर्स AI टूल्स हैं जिनका मैं सब आपको बताऊंगा। वहाँ पे सीवी अपलोड करनी है तो हम 10 दिन के सारा कि इंज करो इंज करो इंज करो इंज करो, हर चीज़ बताएंगे। इसमें ये पंक्चुएशन की गलतियां एंड ऑल दैट मैंने भी पूरी रिसर्च की है, मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से आप प्रूफ रीड करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लेक्चर आज डिलीवर करने का मकसद ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास में समझना है कि मेरा भी क्लास का टाइम है, एक और क्लास बची है, उसमें बैठ के रिज्यूमे बनाएं अपनी, या रिज्यूमे बनवाएं। दोनों तरीका कार है। देखिए, स्मार्ट वर्क ये आप कर सकते हो, तो अभी मैं आपके सामने चीज़ें लाऊंगा कि कहाँ से आप कर सकते हो। अगली बात, आपने अपना नाम और ईमेल, वही बात, मल्टी पेजर है तो क्या करना है? नाम और ईमेल। और ईमेल कौन सी होनी चाहिए? प्रोफेशनल, बहुत जरूरी है। अगली बात करते हैं जनाब फॉर्मल पिक्चर। ये पिक्चर से रिलेटेड 2 बातें। पहली बात तो याद रखें कि विद और विदाउट दोनों ठीक है, विद और विदाउट दोनों ठीक है, लेकिन पहली विद के ऊपर बात कर लेते हैं। विद में हमेशा 2 किस्म के बैकग्राउंड होने चाहिए, या व्हाइट या ब्लू, नथिंग एल्स, या व्हाइट या ब्लू। तो ये कैसे व्याह गए हो, पीछे बंदा रोटी खा रहे थे, तो ये तस्वीर लाई है नहीं, भावें तो जिन्हें मर्जी सोने आए हो, और पिछला बंदा सोना नहीं आया। समझ आ रही है बात की? आप पहाड़ पे हैं तो वो जो पहाड़ पीछे नजर आ रही है वो सारा, नो, दिस इज नॉट द वे। और हमेशा ये वे होता है, दिस इज इट, यहां तक आप इसको यूटिलाइज कर लें, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। लेकिन आपने इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि वो प्रोफेशनल पिक्चर होगी, ये फेस किए जाने वाली, ये वाली ऐसी नहीं। ये मैंने अक्सर लोगों में देखा है, वो कह रहे होते हैं कि मेरा ना सामने से पिक्चर सही नहीं आती, मेरी यार ना गला बढ़िया बढ़िया नजर आती हैं, इस तरह में बड़ा सोना नजर आना, तो वो इस तरह का वो कह रहे होते हैं। नो, बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज द वे। ये आपका जो है ना वो अंदाज होना चाहिए अगर आपने उसको लगाना। और बैकग्राउंड क्या? व्हाइट या ब्लू, कोई और बैकग्राउंड ना हो। कितना ही अच्छा होगा अगर फॉर्मल ड्रेसिंग होगी, तो ड्रेसिंग फॉर्मल हो, ये तो और शानदार है, बहुत शानदार है, लेकिन किस सूरत में? फॉर्मल ड्रेसिंग होगी तो। अगली बात, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डोंट्स के ऊपर कि किन चीजों को नहीं करना। डूज तो हो गए, डोंट्स के ऊपर बात करते हैं। डोंट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियन और बायसेस इन योर समरी।
कुछ कंपनी वाले जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपकी फर्म बड़ी अच्छी है, ठीक है। मैं उसके अंदर भी गया, मेरी पर्सनल एग्जांपल है, मैं उस कंपनी के अंदर गया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं आपसे अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ। इस किस्म की ये पर्सनल बातें हैं ना, मतलब नो नीड फॉर दैट। आपने प्रोफेशनल रहना है। प्रोफेशनलिज्म में बड़ी अच्छी बात, मैंने एक चीज़ सीखी थी। एक जगह पर मैं गया और उस जगह पर हुआ क्या कि उन्होंने एक गलती की उन पर्सनस ने, और उन्होंने जो सीनियर मैनेजमेंट थी उनके सामने ये बात बोली कि सर ये काम तो हमने करवाया था। मैंने फ़ौरन आगे से कहा नहीं करवाया, मैंने फ़ौरन आगे से क्या नहीं करवाया, मुझे तो कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। और उन्होंने मुझे क्या कह रहे हैं कि ईमेल हमने की थी ना। मैंने अपनी तरफ से मैं बड़ा खुश कि यार मैंने इसे हरा दिया, ये वो सारा। फिर जब मैं आया तो मुझे मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सर ये प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है कि किसी के मुंह पे उसको आप गलत साबित करें, और इस अंदाज से कहनी हमें नहीं रिसीव हुई। हाँ आप ये कह सकते हैं, आप इस तरह कह सकते थे कि सर यकीनन आपने भेजी होगी, लेकिन सर मुझे रिसीव नहीं हुई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज और वट एवर, इट कुड बी हैपन, आप प्लीज़ दोबारा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो किसी को उसके मुंह पे झूठा करना या ये वाले काम करना कि प्रोफेशनलिज्म के बहुत खिलाफ होता है, ये काम नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात जनाब, इररेलेवेंट और फेक हैबिट्स अपनी नहीं बतानी, जो मैंने पहले आपको बताया उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट इस वजह से फंसते हैं कि उन्होंने लिखा होता है कि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। जैसे अभी वो इंटरव्यूज़ मैंने इससे पहले किए तो उसके अंदर कुछ बच्चे क्रिप्टो के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर थे वो सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड उन्होंने 4 मिनट उससे सवाल किए। अब अगर उसे ना आता होता तो वो ना की होना सी, आप ही सोचो। तो इसलिए हमेशा बात याद रखें कि आपने जो रेलिवेंट हैबिट है वही लिखनी है, कोई ऐसी इजाफी चीज़ नहीं लिखनी जो नहीं है। आप कहें जी आपको फुटबॉल पसंद है, पहली तो बातें आना नहीं चाहिए यहाँ पे। और अगर कोई पूछे कि टेल अस समथिंग दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी, और आप कहें कि आई लाइक फुटबॉल, तो फिर पूछेंगे दसो ज़रा रोनाल्डो के अलावा कोई 10 प्लेयर्स के नाम बताओ। एक बस मैसी हो लगे, मतलब जिनको पसंद है उन्हें पता होगा। मेरे मन के बंदे बस यही 2 नाम पता है, मैसी तो दूजा रोनाल्डो, बस। एक वो रोनाल्डिनो हुआ करता था शायद, ठीक है। एक वो सी जिन्होंने टक्कर मारी थी, वो कौन सी जिसने टक्कर मारी थी वो अपने आखिरी मैच में, यानी दूसरे को ना पास बुलाया, पास बुला के सर से ऐसे मारा उसने से, क्योंकि उसने उसे जो है ना नीचे गिराया था। कुछ था इस तरह, जिद्रान के पता नहीं कोई नाम था, मुझे नहीं पता, जिडान कुछ ऐसा ही था, यानी बड़ा मज़ेदार किस्म का बंदा था वो, लेकिन मेरे पास ये नहीं पता है, ठीक है। अगली बात, तो जनाब अगर आपको स्ट्रांगली नीड है कि आप हैबिट्स को मेंशन करेंगे तो वो कौन सी करेंगे आप, जो ट्रू और एक्यूरेट वंस हैं, उसके अलावा आप मेंशन नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। इनफॉर्मल जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के अंदर आप समरी और ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, उसकी जगह पे आप क्या लिखते हैं, हेलो, दिस इज इनफॉर्मल वे। हाँ आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं किस सूरत में, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर इस किस्म की जो है ना काम कर सकता है, वो फॉर्मल वेज को हटा सकता है वो फैशन डिज़ाइनर, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। आपकी जो टोन है ये सारी क्या होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रिसाइज होनी चाहिए, लॉन्ग बात नहीं करनी, लंबी बात। दूसरी बात, आपने अपनी प्रेसी को ओवरलोड नहीं करना। कुछ करते हैं कोट्स ऐड कर रहे होते हैं, उन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, इन्होंने ऐसा कहा, नो। हाँ कोई एक कोट आप ऐड करके बता सकते हो कि आई एम लाइक दैट, लेकिन इजाफी एक वो जो आपसे रेलिवेंट है, फिर वही बात जो है क्या आपसे रेलिवेंट, वो समझ आ जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगली बात, आपने वही ग्रामर पंक्चुएशन, इसका आपने ख्याल बहुत करना है। प्रोफेशनलिज्म का इजहार सिर्फ इसी से होगा अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, अगर हैं तो जनाब काम ख़राब है। और फिर उसके बाद ग्राफिकल इफेक्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को रेट कर रहे होते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे स्टार्स हैं, इतने स्टार हैं जो मेरे 5 में से 4 हैं, इतने अपने को दिल कर रहा है ये वो। ग्राफ अगर आपने ऐड करना है ना तो पूरे रिज्यूमे में सिर्फ एक कर सकते हैं, एक सेक्शन के लिए, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ग्राफ ऐड करना है, ग्राफ में अपने आप को आपने आगे लेके चलना है, तो पूरे रिज्यूमे में सिर्फ एक सेक्शन में। अभी जब आपके सामने कुछ रिज्यूमे से लेके आऊंगा तो आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं जनाब हम लोग रिज्यूमे ट्रेंड्स के ऊपर, क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं हमारे इस 25-26 में। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जिसे नाम देते हैं सॉफ्ट स्किल्स का। जिसके पास जितनी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा है ना, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा। और आपकी सॉफ्ट स्किल्स में एनहांसमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी एक बड़ी चीज़ है, ये रिज्यूमे को आप डेवलप करेंगे ना, तो इसमें अभी से एक काम आप लोगों ने शुरू कर देना है कि आपने अपनी इस रिज्यूमे को अटैच करना है विद अ प्रोफाइल दैट इज़ कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन के साथ आप अभी से अटैच करें, और आपने कनेक्शंस डेवलप करने हैं उन लोगों के साथ जो आपके काम से मुतल्लिका हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करें और देखें वो डेली अपनी लिंक्डइन के ऊपर क्या क्या लिख रहे हैं। और डेली आपने टिकटॉक की तरह 15 मिनट इसके ऊपर लगाने हैं,
टिकटॉक का जो टाइम है उससे 15 मिनट आपने इसके ऊपर लगाना है कि मैंने लिंक्डइन में देखना है कि लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं और उनको मैंने कनेक्शन भेजने हैं कि जो मेरे इस जॉब से रेलिवेंट हो गए। ये आपको इतना फ़ायदा देगा ना कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज़ का। पूरी दुनिया लिंक्डइन पे बैठी हुई है, पूरी दुनिया, कॉर्पोरेट सेक्टर पूरे का पूरा आपका लिंक्डइन पे बैठा हुआ है। आप यहाँ बैठ के इंग्लैंड तक जा सकते हैं बड़े आराम से। वो आपको मेरी पहली क्लास याद होगी जिसके अंदर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनाब क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनका होना आपके लिए ज़रूरी होता है। और अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कितनी रेम्यूनरेशन है जो मिल रही होती है इंग्लैंड में, यूके में। आप यहाँ पे बैठ के अपने यूके के लिए अप्लाई कर सकते हो और जा भी सकते हो। आप किस तरह अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट डेली करना है, उस ट्रेंड के मुताबिक करना है जो ट्रेंड चल रहा है। और जो बड़े बड़े पावे हैं आपके सब्जेक्ट से मुतालिक वो क्या क्या ऐड कर रहे हैं, बस ये आपने ऐड करना है। आप जिस मुल्क में चाहें जा सकते हैं। कोई आपको आपकी पिक्चर से नहीं जानेगा, आपकी भेजी हुई रिज्यूमे से नहीं जानेगा, लिंक्डइन से जानेगा कि उसने लिंक्डइन को कैसे अपडेट कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, उसके मुताबिक आपको बुलाया जाएगा। अब सॉफ्ट स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। हार्ड स्किल वो होती हैं जो आपने काम किया, कैफ किया, इंटरमीडिएट किया, मैट्रिकुलेशन किया, ये सारी क्या हैं, हार्ड स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस, इनको हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, एनहांस कैसे कर रहे हो आप अपने आप को, इन हार्ड स्किल्स के साथ लाइजन करके कैसे ऊपर जा रहे हो। एआई सॉफ्ट स्किल है, एक्सेल सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। तो इन सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्ट स्किल्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑनलाइन पढ़ा के। तो आप उनके पास रहें, हफ्ते में एक क्लास होती है 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, बस उसको ज्वाइन करें, सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। कुछ रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ना। और लिंक्डइन इन चीज़ों से बड़ी पड़ी है, फेसबुक इन चीज़ों से बड़ी पड़ी है। तो जनाब सॉफ्ट स्किल और की जो अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2025 और 26 यानी इस आज के दौर में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। जनाब इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये तो सबसे पहला है जी, पहला पिलर है सॉफ्ट स्किल का। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा बिकोगे। मैंने आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में जब आपकी क्लास का था तो मैंने आपसे बोला था कि यू आर अ बॉक्स, आप लोग एक बॉक्स हो। अब ये बॉक्स कैसे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, कैसे अपने आप को सेल आउट करता है, ये ही उसकी कीमत के बारे में बताएगा। जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेगा उतना आगे जाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाओगे तो 3.5-5 इतना रहोगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाले बंदे हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद और इसी दौरान में जो आप अपनी फर्म के अंदर हैं या किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, यही आपको 1 मिलियन 1.5 के करीब बुला लेंगे कि यार हमारे पास आ जाओ। जाओ ना कहीं पे, बोलना आता है ना, अपने आप को जब बेचना आता है तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। आप एकदम 2 से 3 गुना ऊपर जा सकते हो उससे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में पहले नंबर पे जो चीज़ खड़ी है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। दूसरा टीम वर्क, ये भी लाजमी बताया गया कि आप टीम वर्क में कितने अच्छे हैं। टीम वर्क किया आपने, पीपी की क्लास आपकी हुई तो उसमें भी जाहिर सी बात है आपने ग्रुप एक्टिविटी किया, दैट वाज टीम वर्क। रोल प्ले किया तो वो भी क्या था, टीम वर्क था। तो ऐसे और टीम वर्किंग कंडीशंस में कैसे आप सर्वाइव कर पाए और कैसे चले। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आप उसमें कैसे थे, ये एनालाइज करने के लिए होता है, ये जानने के लिए कि आप कितने क्रिएटिव हो। ये क्रिएटिविटी का लेवल ये कैसे एनहांस होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, 2 प्रोसीजर होते हैं, या ग्रुप की शक्ल में बैठ के आप सोचते हो एक टॉपिक से रिलेटेड, या अकेले बैठ के सोचते हो। और अकेले बैठ के अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग वही करता है जो पहले ग्रुप में करने का अहल होता है, जिसको ग्रुप में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग जिन्होंने की होती है वो अकेले भी बैठ के फिर कर लेते हैं। दूसरी बात, अगली बात यह है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। देखें, आपने जिस भी फर्म में जाना है वो आपको रखेंगे या आपको पैसे देंगे जब आप उनकी फर्म के अंदर या उनकी बिजनेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो बल्कि उनकी प्रॉफिट का भी बाइस बन रहे हो। और उसके लिए क्या होगा कि आपको आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसा है जो प्रॉफिट लेके आते हैं, उसके मुताबिक आपकी जो है वो रिसर्च चलेगी। एक तो वर्ड होता है जिसे आप नाम देते हो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक नई टर्म है और इसको लाजमी माइंड में रखना है, आप लोगों ने लाजमी रिसर्च करनी है। एक है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योरशिप है और दूसरा क्या है, इंट्राप्रेन्योरशिप। ये इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है ये आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। इसके ऊपर लाजमी देखिएगा, सिर्फ आपको 6-7 मिनट की वीडियो मिल जाएगी कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योर तो वो है ना जो खुद काम कर रहा है, एक इंट्राप्रेन्योर भी है। अब वो इंट्राप्रेन्योर क्या है उसको लाजमी आपने देखना है। जो जितना अच्छा इंट्राप्रेन्योर होगा उतना अच्छा फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका क्रक्स मैं समझता हूं इस रिज्यूमे बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे लेक्चर का, जिन्हें एआई ड्रिवन टूल्स कहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि एआई आज के इस दौर में अब बैकबोन की हैसियत रखता है हर फील्ड के लिए, हर फील्ड के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन, हर फील्ड के लिए। तो इसलिए हमें भी ज़रूरी है कि हम भी एआई के साथ अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है हम एडजस्ट करें।
अब चूंकि आपकी क्लासेस हो चुकी है तो मैं आपको बताऊं, जितनी की जितनी आपकी रेज्यूमेज हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, या प्रेजेंटेशंस एआई के थ्रू बनवा सकते हैं। एआई से आप बनवा सकते हैं। सिर्फ करना क्या था, यूट्यूब पे जाना है, जाके रिसर्च करनी है कि जनाब मैंने बनाना है विद एनिमेशंस। जब आ जाए आपके पास तो नीचे से वो वेबसाइट का नाम काटना है, टीचर को भी पता नहीं लगना क्या कितों बनाइए, हूँ तो टाइम लग गया इसलिए दस नहीं आता ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये इतने लेक्चर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको बनाने के ये जो 2-3 दिन लगते हैं वो भी नहीं लगते, ऑलरेडी सब कुछ आ जाता है, आपने बस उसे एडिट करना है बीच में कि यार नहीं मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, बस बात खत्म। हर चीज़ अब आपके सामने है। लेकिन वही बात कि जितना एआई के साथ अपने आप को लाइजन करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी आसान होगी। सेम एक्सेल वाला हिसाब है। एक्सेल में एक बंदे को कहा जाए कि जनाब आपने शुरू से प्लस को ख़त्म करना है और ये टोटल है फ़र्ज़ करें 10,000 नंबर। अब किसी बंदे को नहीं पता, वो कहेगा यार वो करना है तो सर मुझे टाइम चाहिए। तो कितना टाइम चाहिए? सर मुझे ना 2 दिन चाहिए, मैं 2 दिन में कर दूंगा। और अगला बंदा उन्होंने नहीं पता, कहता अच्छा काम तो ज़्यादा 10,000 हैं तो अगर ये करे 1 सेकंड भी एक पे लगाए तो कितना टाइम लगेगा। हाँ ठीक है यार 2 दिन में कर देना, 2 दिन में कर देना। और ये काम तो जनाब 10 सेकंड में होता है, ये काम कितनी देर में होता है? 10 सेकंड में। ठीक है, तो यही बात है कि एआई इज़ लाइक दैट। आपको लग रहा है कि कोई काम 3 दिन लेगा, लेकिन जनाब वो 1-1.5 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का काम है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने पहले तो जब एआई से इतना मुवाजना नहीं था, बल्कि था ही, तो मैंने क्या किया कि कुछ एमसीक्यूज़ बनाए इंग्लिश के, बड़े ज़्यादा वो करना ये सब कुछ। तो फिर उसके बाद अब क्या होता है कि वो जो मैंने 150 एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं ना, मैं उसकी पीडीएफ बनाता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ एआई को और उसे कहता हूँ इसमें से कॉम्प्रीहेंसिव 60 एमसीक्यूज़ क्रिएट करने हैं, आपने खुद क्रिएट करने हैं, चैलेंजिंग एमसीक्यूज़ होंगे और इसमें से 10 एमसीक्यूज़ जो 60 आप बनाएंगे 10 वो होंगे जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करनी है बच्चे ने, और वो निकाल के देता है। हैरान हो जाता है बंदा, यार इतना शानदार, या तो मैं भी नहीं कर सकता। अब मेरा वो जो उसको निकालने में यार कम से कम 1.5 घंटा तो लगना था ना मुझे, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में भी हूँ तो। अगर क्रिएटिव मैंने करना है काम तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, और वो मुझे कितनी देर में करके दे रहा है? 10 से 15 मिनट में। ये कॉपी पेस्ट के साथ बता रहा हूँ मैं, 10 से 15 मिनट में काम करके मुझे दे रहा है कि भाई आप इस तरह कर लो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एआई के साथ आपकी अटैचमेंट हो, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट एआई इज़ फॉर यू। तो जनाब एआई ड्रिवन टूल्स जो होते हैं, अच्छा जब आप लिंक्डइन के ऊपर कोई भी चीज़ पोस्ट करोगे ना, तो कैसे आपकी पोस्ट सबसे ऊपर आए? आपकी रिज्यूमे में कौन से ऐसे वर्ड्स लिखे जाएं, एक्शन वर्ब्स लिखे जाएं कि ये किसी ने जॉब से रिलेटेड को बात लिखी है तो आपकी रिज्यूमे सबसे ऊपर आए या सीवी सबसे ऊपर आए। और इसको जो ट्रैक करने वाली चीज होती है उसका नाम होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ATS। अब आपको ATS क्या यूज करने हैं अपने रिज्यूमे में, इसका पता होना बड़ा जरूरी है, और ये बताएगा कौन? एआई। उससे पूछो कि आजकल क्या चल रहे हैं, या दूसरों की आप देखोगे लिंक्डइन प्रोफाइल्स और देखेंगे वो कौन से APS वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो रिज्यूमे या सीवी है वो सबसे पहले आ जाएगी। जो बंदा फर्ज करें कि कनाडा में कोई बंदा चाह रहा है काम और आपने APS टूल्स यूज किए हैं, वो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो आपकी जो रिज्यूमे है वो सबसे पहले आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। तो ये करना बड़ा जरूरी होता है। यही हिसाब है किसी ने यूट्यूब पे अगर काम किया हो तो किसकी वीडियो सबसे ज्यादा आगे आएगी, ये हैशटैग्स डिसाइड करते हैं। आपका जो टाइटल है वो डिसाइड करता है, आपका थंबनेल है वो डिसाइड करता है। और आप एआई से हेल्प लेते हो, पूछते हो कि बताओ मैं कैसे करूं, तो वो आपको गाइडलाइन दे रहा होता है। एआई हेल्प करता है कि आपका रिज्यूमे कंटेंट और फॉर्मेट कैसा हो, ये आज ये आपका एआई हेल्प कर रहा है आपकी। ये टूल्स जो होते हैं जो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये आपको सीवी मेकिंग में भी, रिज्यूमे मेकिंग में भी, और इसके साथ साथ जनाब आपको हेल्प करेंगे अपनी रिज्यूमे या सीवी को चेक करवाने में भी। अब एक एक करके मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। सबसे पहला इसका नाम है जनाब resumeworldid.com, resumeworldid.com। आपने इधर जाना है और जाके अपनी रिज्यूमे को अपलोड कर लें, अपलोड करें, ये आपको बता देगा कि क्या क्या आपने इसमें गलती की है और किस किस तरह से आपने इसको ठीक करना है। नंबर 1 resumeworldid.com। दूसरा हमारे पास है जनाब, इसका नाम है एनहांस, ENHANCV, एनहांस CV। सिर्फ आपने ये लिखना है .com, enhancecv.com। ये आप लिखेंगे तो आपके पास टूल्स, अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे आप अपने रिज्यूमे को अपलोड करोगे और आप उससे काम ले सकते हो। अच्छा मैं बताता चलूँ कुछ स्टूडेंट को कि मैं इनकी PDFs आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, इसलिए घबराना आपने नहीं है। अगली बात, अगली भी कुछ और है आपके पास। किक रिज्यूमे है, किक रिज्यूमे के साथ साथ जनाब आपको विजुअल CV के नाम से है, जॉब स्कैन के नाम से है, रेजी के नाम से है। यहां पे जनाब आप CV क्रिएट भी करवा सकते हैं और अपनी CV को या रिज्यूमे को चेक भी करवा सकते हैं। क्लियर है ये बात? डन है। तो इनको लाजमी इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि अच्छे अंदाज से आप चीज़ों को कवर कर सकें। अब जनाब मैं कुछ रिज्यूमेज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ज़रा इसको देख लें। कुछ है आपके सामने ताकि आप कुछ अंदाज़ा हो जाए कि किस किस तरह से आप अच्छा कर सकते हो इसको। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं
और उन एक फार्मासिस्ट है, उनका मैंने आपके साथ ये शेयर किया। फिर उसके बाद जेफरी साहब हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर और डेवलपर हैं, इनका आपके साथ शेयर किया। और ये 1 पेजर हैं जो कि आपको सब नज़र आ रही हैं। इसी तरह एक और चेक करते हैं, ये जनाब हमारे पास हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, इनका प्रोफाइल आपके सामने आया जो देखें इन्होंने इसको फॉर्मल वे में, चूंकि ग्राफिक डिज़ाइनर है इन पर ये तस्वीर सजती है, आप लोगों पे ये नहीं सजेगी बिकॉज आप प्रोफेशनल्स हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर वो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। इसी तरह जनाब जैन स्मिथ है जो डिजिटल कंटेंट मार्केट के अंदर है, तो इनका भी एक अंदाज़, और यहाँ पे देख लें इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक सेक्शन को ग्राफ्स की शक्ल में लेके आए हुए हैं। वो एक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ठीक अप्रोच नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। अब चूंकि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी है जिसका नाम रिज्यूमे स्ट्रक्चर है। तो आइए ज़रा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक आपके सामने एक आए हैं चौरी साहब जो एंड्रयू साइमंड्स हैं, ये डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं। इसी तरह वो वर्क फील्ड से रिलेटेड ये एक इंडियन है, दिलीप वीबी साहब। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? पहले कंटेंट इन्फॉर्मेशन। 90% से ज़्यादा जो रिज्यूमेज होती है ना, उनमें कंटेंट इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर आता है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर आता है। अगर पीछे जो मैं आपने अगर ध्यान से देखा हो तो कहीं पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे एंड पे भी थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नुमाया था। उसमें वो चूज़ करते हैं बंदे कि कौन सा नुमाया पोर्शन है, वो उसके अंदर वो लेके आ जाते हैं, वो चल रहा होता है। जो पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर आप इनकॉर्पोरेट करें अगर आपके रिज्यूमे में जगह बची हुई है और आपको लगता है यहाँ पे सजेगी। अगर नहीं सूट कर रही तो आप उसके बगैर ही जा सकते हैं। दोनों चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, दूसरे के बाद समरी ऑब्जेक्टिव की होना बहुत ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस को लाजमी इनकॉर्पोरेट करें, एजुकेशन के बारे में लाजमी बताएं, स्किल्स के बारे में लाजमी बताएं। और इसी तरह एडिशनल सेक्शन, एडिशनल सेक्शन में क्या आ सकता है? अवार्ड, सर्टिफिकेशन, और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? रेफरेंस आ सकता है, लेकिन किस सूरत में? जब आ सकता है, वरना उसको लेके नहीं आना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के सिलसिले को बढ़ाते हुए जनाब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब आपने कॉन्टैक्ट की डिटेल शुरू करनी है। पहला अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम क्या होता है? मेरा नाम है रेहान सरवर, तो मैं क्या लिखूंगा? रेहान सरवर ही लिखूंगा, सिर्फ रेहान नहीं लिखूंगा। फोन नंबर आपका आएगा, और फोन नंबर हमेशा इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक आएगा। और इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है? +92 स्पेस, फिर 3 कोड्स 322 या 300 जो भी आपका है, 322 300 ये स्पेस है, फिर स्पेस, उसके बाद 7 डिजिट्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आपने इसके मुताबिक ही इसको लिखना है। अगली बात समरी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, उसके बारे में क्या है वो आपको बताया मैंने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऊपर बात है, देख लें, में लिखा हुआ है कि लिंक्डइन प्रोफाइल को आप अगर साथ अटैच करें ना, ये तो वाले न्यारे हो जाएंगे, ये बड़ा शानदार हो जाएगा कि भाई इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। डायरेक्ट उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। स्टार्ट में ईमेल तो लिखा ना आपने, लेकिन साथ अगर वो ऐड हो गया ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो ये तो बड़ा मजेदार हो जाएगा। ठीक है, अगली बात जनाब, जो समरी है ये सेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रीफ ओवरव्यू आपके करियर गोल्स का। आपने अभी तक क्या लेके आ रहे हैं, जिस जॉब से रिलेटेड आप क्या जानते हैं या क्या इससे मुतालिक आपकी एक्साइटमेंट है, ये सब चीज़ें किसके ऊपर आ रही होंगी? आपकी समरी ऑब्जेक्टिव ये चीज़ें शो कर रही होगी। मजीद आगे डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हैं जनाब अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में याद रखें कि आपकी रिज्यूमे का हार्ट, दिल, ये वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसी से ही तो आपने जज होना है, इसी से ही आपने जज होना है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा वर्क, उतना अच्छा आपकी जॉब हासिल करने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन पे बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। टाइटल्स, कंपनी नेम, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कंसाइज तरीके से, क्योंकि ये रिज्यूमे है, सीवी नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो आपने एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर बात करना है, डिग्री के ऊपर बात करनी, इंक्लूड करना आपने कि डिग्री कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है, ग्रेजुएशन डेट क्या है, और कोई नोटेबल एकेडमिक अचीवमेंट है तो उसको भी आपने लाजमी इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करना। आगे बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। तो जनाब आपने हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स, अगर सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हार्ड स्किल्स का सेक्शन अलग बनाएं, सॉफ्ट स्किल्स का सेक्शन अलग बनाएं। एक ही सेक्शन में आप स्किल्स का एक सेक्शन देना है, टाइटल, मेन, और फिर नीचे इधर क्या आएगा? हार्ड, इधर क्या आएगा? सॉफ्ट। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप अगर सॉफ्ट स्किल को भी बीच में ऐड कर रहे होते हैं तो। वैसे चूंकि वो आपने ऊपर एजुकेशन का सेक्शन ऐड कर लिया, तो एजुकेशन के बाद नीचे फिर वो सॉफ्ट स्किल्स ही आ जाती हैं। हम स्किल्स से मुराद यही लेते हैं कि आपके पास एडिशनल स्किल क्या है, एक्सेप्ट योर एजुकेशनल स्किल। एडिशनल सेक्शन तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने कुछ सेक्शंस जैसे सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो, और इसी तरह आप रेफरेंस को भी ऐड कर सकते हो अगर रेफरेंस आपका मौजूद है तो। वैसे इंटरनेशनल वेज में मैं आपको बताऊं कहीं पे रेफरेंस का सेक्शन ऐड ही नहीं होता। इंटरनेशनली जितनी भी रिज्यूमेज होती हैं उनके अंदर आप रेफरेंस के पोर्शन को ऐड नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर जॉब में रिक्वायर किया हो कोई रेफरेंस तो वो बंदे ऐड करते हैं, वरना फिर किसी को ऐड नहीं करते। अब पाकिस्तान जी बोता हो रहा होता है। अगली बात वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम अक्सर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एआई का यूज़ भी बड़ा आने वाला है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा आप। रेलेवेंस एंड डिटेल बहुत ज़रूरी है।
मैंने आपको ये पहले बता दिया हुआ, इसलिए इस पर मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग और कंसिस्टेंसी से रिलेटेड भी मैं बात कर चुका हूँ कि फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट वे, यानी मिसाल कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि फॉर्मेटिंग सारी वैसी की वैसी हो और कंसिस्टेंट हो, जो ऑर्डर जैसे आपको बताया उस ऑर्डर के मुताबिक चल रहा हो, दरमियान में गैप ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन है तो उसके बाद क्या आएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद क्या आएगा मैट्रिकुलेशन, सिर्फ वहीं पर आपने खत्म नहीं कर देना, यहाँ ग्रेजुएशन से डायरेक्ट मैट्रिकुलेशन, ये काम नहीं आपने करना। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स और एक्शन वर्ब्स हम लोग क्या कर रहे होते हैं। मैं कर देता हूं कि जनाब मैं अगर वर्क एक्सपीरियंस है मेरा मैनेजर, तो मैं कहता हूं मैनेजर एट ABC कंपनी। ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब आज के दौर में इनकी ज़रूरत नहीं है। जनाब मैनेजर थे ना आप, तो आप ज़रा बताएं कि कितने % आपने उस फर्म या उस कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। डिजिट के साथ बताएं, नंबरिंग के साथ बताएं, और कुछ एक्शन वर्ब्स बताएं कैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैनेजर था। ये एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब में बस ATS को लाजमी याद रखना। ATS ट्रैकिंग सिस्टम, ये बहुत जरूरी है कि वो वर्ड्स मैं यूज करूं कि जिनको ज्यादा मेरी जो रिज्यूमे है वो ऊपर आए और दूसरा उसको ज्यादा समझ पाए। उनका यूज और वो भी AI की मदद से बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। बाकी आप इसको पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो पहले दौर था जिसमें लिखा जाता था जी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम, आज दौर ये है, आप इस तरह लिखेंगे मैनेज्ड अ हाई परफॉर्मिंग टीम ऑफ 15 अचीविंग 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ओवर 6 मंथ्स। आज के दौर में तो ऐसे लिखा जाता है। वो बातें पुरानी होगी और इसमें आप AI को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप उसे कहें कि मुझे इस तरह से बताए, और ये वर्ड लिख के कि जनाब इसमें क्वांटिफाइबल और एक्शन वर्ब्स को ऐड करें, वो ऐड करेगा, फिर वो आपके सामने, और उसे कहें कि 5 अल्टरनेट सेंटेंसेस फॉर द सेम सेंटेंस, वो 5 बनाएगा, जो आपको समझ आए वो ऐड कर लो, और उसके अंदर भी कोई आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। तो ये है AI का स्मार्ट वर्क जिसे हम बोलते हैं, क्रिएटिविटी आपका लेवल कम। इसी तरह वर्कड ऑन मार्केटिंग कैंपेन्स, इसकी बजाय आप ये लिख सकते हो। वो सिर्फ इतनी बार लिखने से बेहतर है आप इस तरह लिखें, तो ये ज़्यादा इंपैक्टफुल है और ज़्यादा फ़ायदा आपको ये चीज़ दे सकती है। और इसी तरह आप लिखते हो जनाब, ये बात लिखते हो कि प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स फॉर लीडरशिप, उसकी जगह पे ये लिखें प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स की जगह पे। इसी तरह जनाब इंप्रूव्ड सेल्स, इंप्रूव किया कैसे, क्या, अब कितना अच्छा होगा अगर आप ये कहें कि जनाब रीजनल सेल्स को 30% मैंने इंक्रीज किया, और फिर 5 मिलियन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आए सिर्फ इसकी वजह से। अब वो कहेगी यार वाकई क्या बात है, बंदे ने बुलाओ, 50 लाख रुपया है बंदे ने देता। समझ आ रही है बात की? तो ये इंपैक्ट आता है इससे। इसी तरह 2 और आपके सामने शेयर कर देता हूं। एक हैंडल्ड कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर्स को मसले आते हैं, उनको हैंडल करना कैसे। 200+ कस्टमर इंक्वायरीज को मैंने मंथली रिजॉल्व किया और 98% सेटिस्फेक्शन रेट था मेरी जो टीम थी उसका। इतना अच्छा लीडरशिप स्किल है मेरे अंदर, हूं दो सवामा के ना, ये खुद ही पता चल रहा है, ये बता रहा है खुद ब खुद चीज़ें। और प्रोजेक्ट्स को लीड किया, आप क्लाइंट्स के पास जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट्स ही हैं और क्या हैं। तो ये आपकी, अच्छा एक बड़ी अहम बात याद रखें, आप क्लाइंट्स पे जाएंगे, कौन भेज रहा है आपको, कंपनी भेज रही है, लेकिन आपने उसको इनकॉर्पोरेट लाजमी करना है अपनी अचीवमेंट्स के अंदर, कि हम गए थे बंदे बस इतने थे, 2-3 थे, लेकिन इतना काम हमने किया। आगे तुम बेहतर पता है, चंगी तरह पता लग जाएगा जो किस हो गए, लागे समझ जाएगी तुम। तो ये चीज़ों को लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है आपने, कि क्या क्या किया और किस किस तरह से किया। ये आपकी रिज्यूमे को 4 चांद लगा देगा कि जो 3.5 साल थे कैसे गुजार दिए, कुछ किया तो होगा ना। उसके बाद जो आप खिलकर सामने आओगे ना, कमाल हो जाएगा। तो इसलिए उनको इनकॉर्पोरेट साथ साथ चुनना शुरू करो और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अचीवमेंट्स को लिखें, बताएं कि हम ऐसे क्लाइंट्स पे जा रहे हैं और ऐसे ये कर रहे हैं हम लोग। आज के दिन इतने का काम, इतनी देर का काम था, उसको इतनी में कवर किया। दूसरे प्रोफेशनल कैसे लिख रहे हैं वैसे आपने लिखना है। वही ये, क्योंकि ये फील्ड आपकी है, आप बेहतर समझते हो। जो ज्यादा कनेक्शन जो आपने डेवलप किए हैं वो कैसे हैं, आप उसको अच्छे अंदाज से समझ के वैसे आप इनकॉर्पोरेट करें। तो जब होता जाएगा तो एक पूरा लाइन, जैसे फेसबुक की टाइमलाइन है, इसी तरह आपकी ये लिंक्डइन की टाइमलाइन बनी होगी। इतना फायदा ये चीज आपको देगी कि ये 3.5 साल के आर्टिकल के बाद, अगर इंशाल्लाह इसी दौरान में आपका CA हो चुका होता है, ये 3.5 साल से 6 महीने बाद आपका हो जाता है, अगर कंसिस्टेंट है आप, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट होना जरूरी है। तो आप हो सकता है कि आप पाकिस्तान में रहो ही ना, डायरेक्ट ही आप आगे बाहर चले जाओ और डायरेक्ट ही आप 2.53 मिलियन से शुरू हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन की बड़ी शानदार बनी है। मैं बार बार लिंक्डइन का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये आपके लिए सोने की चिड़िया है। सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली देने आपने इसके ऊपर। अगर आप ये 15 से 20 मिनट दें तो जो मर्जी है आप, लेकिन 3.5 साल बाद आप जो इंसान होंगे पूरे बला होंगे आप, क्योंकि आपने इसके ऊपर काम किया होगा। सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर काम करना, वरना तो हुंजा आनवा से बाहर 1.5 करोड़ रुपए बैंक स्टेटमेंट ही बस चाहिए, बाकी तो बातें दूसरी हैं। और इधर जाने के लिए कुछ नहीं, वो वीज़ा भी आपको खुद भेजेंगे आपको कि भैया आप आएँ, आ जाए, हमारे पास सब कुछ डन है। इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं। आप कौन सा जो पुराने दौर है, दौर चेंज हो चुका है। अच्छा, थोड़ी सी एक और बात जो इंपॉर्टेंट था, कंपनी वेबसाइट को आपने इंप्रूव किया, क्योंकि आपके पास एक सॉफ्ट स्किल थी जिसमें आप कंपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट का काम भी करते थे।
तो आप फिर बताएं उन्हें कि जनाब मैंने क्या किया कि कंपनी की वेबसाइट को रीवैम्प किया और हमारी यूज़र एंगेजमेंट 50% तक बढ़ी थी सिर्फ मेरा ये काम करने से। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे एक दोस्त हैं कि सी आर्टिकल्स में ना वो गए, तो उस वक्त ना क्या हो रहा था कि वो जो ऑनर थे ना उस कंपनी के, उस फर्म के, उन्हें एक्सेल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो जो वो अपने जो उसके थे सीनियर थे, वो मेरे दोस्त के, तो उनको जो काम देते थे वो काम कर लेते थे 1.5 से 2 घंटे में, और आगे कहते थे 3 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब वो क्या होता है कि एक दिन उन्होंने ऐसे ही काम का, वो बाकी नहीं थे, वो क्लाइंट पे गए हुए थे, तो उन्होंने वो जो पार्टनर थे उन्होंने उसको कहा मेरे दोस्त को कि यार ये काम कर दें, तो कितनी देर लगेगी? तो उन्होंने कहा सर ये देख के उन्होंने कहा सर आधा घंटा। क्या? इसी तरह मुझे ऐसे करके, तो क्या आधा घंटा करके दिखाओ? वो साथ बैठ गए, कहते साथ बैठा, मैंने आधे नहीं में 20 मिनट में कर लिया। कहते ये तुमने कैसे किया? कहते सर मतलब एक्सेल से मैंने किया, मैंने एक्सेल सीखा हुआ अच्छे से। तो उन्होंने कहा जी ये जो आपके सीनियर हैं ये मुझे इसके 3 दिन मांगते हैं इसे। उसके बाद उन्हें सीधा करता उन्होंने क्या की कर दे पे हो ये सारे मामला। तो बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ साथ कि आपने क्या कोई एक्स्ट्रा स्किल आपकी है। वो याद रखें बिजनेस में हमेशा वही ग्रो करता है जो ज़रूरत जितनी अच्छी बनता है। आप जितनी अच्छी किसी की ज़रूरत बनोगे उतना अच्छा आप ग्रो करोगे। बस ये बात है कि ज़रूरत बनना है, ना कि आप उनकी मजबूरी बनो, आप उनकी मजबूरी बनो, ना कि वो जो है ना वो आपको समझे कि यार क्या टेंशन में आ गया। ये वो सारी दूसरों को इसलिए मजबूरी बन जाती, अगर आप बनेंगे ना तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे आपके लिए। मैं आपको एक छोटी सी इसके लिए और मिसाल दे दूं कि दुनिया आपको हर जगह पे जानती है। मेरे चाचू हैं, यानी समझे कि मेरी वो चची कहलाती हैं, वो डॉक्टर हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रूल ये है कि 9 साल के बाद जो डॉक्टर है ना, सीनियर डॉक्टर, वो ज़्यादा सीनियर हो जाता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं जी 9 साल है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अब आप दोबारा जाएं, फिर दोबारा अप्लाई करें, कम सैलरी पे दोबारा आना चाहें तो आ जाएं। ठीक है, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरी वो जो चची हैं उनका क्या मामला है कि उन्होंने जाके उनके साथ वही 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उस दौरान में ऐसा हुआ कि एक रॉयल फैमिली में से एक पेशेंट जो है वो उनके पास आई जिनका एक प्रॉब्लम था जो किसी से हल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि छोटी सी गोली जो इधर पाकिस्तान में 5 रुपए की होगी वो उन्होंने दी उसे कि बस यही खिलाएं, और वो कहना जी 7-8 माह से इनका ये मसला सेट नहीं हो रहा। कहते बस आपने इन्हें ये खिलाना है 2 दिन, बस दूसरे दिन वो सही हो गई, बिल्कुल सेट हो गई। उनको 7 महीने का मसला इन्होंने 2 मिनट खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या उन्होंने कहना शुरू किया, उन्होंने कहा जनाब आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई नहीं है, कोई ख़त्म नहीं हो रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपने अब हमारा ये जो रॉयल हाउस है, इस रॉयल हाउस के साथ आपका ये क्लिनिक है, आपने इस क्लिनिक में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आना करना है। बाकी यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ा रही हैं वो यूनिवर्सिटी लेक्चरर है वहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही हैं वो पढ़ाते रहें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं है। और क्या होता है कि हफ्ते में इनको रॉयल उमरा दिया जाता है 2 दिन का, कि आप जाके रॉयल उमरा करें। इधर से प्लेन आपको लेके जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ये होटल है, वहाँ पे आप स्टे करेंगे, और जुमेरात जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन आप वहाँ पे रहें, वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जुम्मा की छुट्टी होती है और उनको 1 हफ्ते की भी मिल रही होती है। तो यानी ये क्या है कि जब आप किसी की मजबूरी बन जाते हो, जब किसी को लगता है यार क्या काम का चीज़ है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ता, फिर आप ग्रो की तरफ ही जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वर्क करते रहते हो अपनी एबिलिटीज़ पे, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाल देता है। इसी तरह टॉड न्यू एम्प्लॉयज़, आप सीनियर बनेंगे, जूनियर्स को सिखाना है ना, तो ये है टॉड न्यू एम्प्लॉयज़। उसकी जगह पे आप ये लिखें, ट्रेन 20+ न्यू हायर्स। ये आपके पूरे दौर में होगा, जरूरी नहीं तो जूनियर ही रहना पाए, तो सीनियर होना है 3.5 साल की आर्टिकलशिप में। तो उसमें आप फिर उन्हें बताएं, आप डिस्कस करें उनके साथ कि जनाब मैंने 20+ न्यू हायर्स थी जिनको मैंने बात की, और फिर क्या था 15% ऑनबोर्ड एक्सेलरेशन काम जो था वो हमारा बढ़ा। इसी तरह आप उसके साथ कर सकते हैं। अब एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, और जनाब एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर भी सिंपल सी बात यह है कि ये पार्ट आपके रिज्यूमे का जो होता है ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताता है। वही जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, डिग्री और ये सारी चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। स्किल सेक्शन की बात करते हैं तो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल को क्लियरली आपने लिखना है, स्ट्रेटेजिकली लिखना है, और जो जिस जॉब से मुतल्लिक स्किल है उसको ही इनकॉर्पोरेट करना है। वो वाली स्किल लिखने की जरूरत नहीं है जिसका ताल्लुक आपकी उस जॉब से नहीं है। इसी तरह ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का बहुत जरूरी है कि उन इन्फॉर्मेशन को आपने इन ऑर्डर लेके आना है। रिज्यूमे के अंदर क्या करता है कि आपके करियर की स्टेज क्या थी, तो लेटेस्ट से आपने नीचे आना शुरू करना है। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, जिधर आप काम कर रहे हो, इसी तरह उसके मुताबिक चल रहे हो या क्या अभी कर रहे हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ हम कहते हैं जी आई डिड माई मैट्रिक इन 2009, अक्सर ऐसा होता है ना, उसी जगह पर ये लिखें भाई, ये ज्यादा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। क्या कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन विद डिस्टिंक्शन इन 2009 डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एकेडमिक एक्सीलेंस। ये कुछ चीज़ है ना, मजा आया, समझ आइए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह आई हैव पास माई 4 पेपर्स इन 1 अटेम्प्ट। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको ऐसे सेलिब्रेट ना करो, ऐसे बताओ, उन्हें पता चले कि कोई चीज़ है। Successfully cleared 4 professional papers in a single attempt. Professional papers showcasing strong dedication and comprehensive understanding of the subject matter. क्लियर है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो जनाबे वाला, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जो रिज्यूमे राइटिंग है
इसमें दो किस्म की अप्रोच हमेशा से देखने में आई है बंदों की। मैं फिर दोबारा उस अप्रोच को डिस्कस करूंगा। एक अप्रोच ये वाली है, एक अप्रोच ये वाली है। दो किस्म की अप्रोच है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर से बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कोई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्लास है। मैंने तो प्रोफेशनली आपको इलेबोरेट करना ही करना है और आपको तो सिखाना ही सिखाना है। ये क्लास है और ये क्लास है। और याद रखें कि ये वाली क्लास इस पूरी दुनिया की सिर्फ 5% है, 5 से 10%। पूरी दुनिया की 5 से 10% है। बाकी ये क्लास है जिसे आप नाम देते हो जनाब तकरीबन 90%, वो ये क्लास है। फर्क क्या होता है कि ये लोग काम को करने के बाद, उस काम को सुनने के बाद उसके ऊपर प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो कहा जाए उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। कहा जाए उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। ये वो कैटेगरी है, ये वाली वो कैटेगरी है। अगरचे ये वाले भी इनसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो ये काम नहीं करते जिसके ऊपर मैं बात बोल रहा हूं। हमेशा अपने आप को ये आप इसका डिसाइड खुद करोगे कि आपने किस कैटेगरी की तरफ रहना है। वेदर आप 5 to 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर आना चाहते हो या 90% के अंदर आना चाहते हो। और वो डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ी बात यही 3 बातें हैं कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। और याद रखें, ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये 2 हाथ नहीं होते, ये 2000 2 लाख हाथ तक जाते हैं। लेकिन ये वाले या 2 हाथ होंगे या 10 होंगे, फैमिली को लेकर चलना, इसके अलावा नहीं। तो हमेशा कोशिश करें, ये है असल इंसानियत की खिदमत। ये है कि जब आप ये बनेंगे, और उसको बनने के लिए आपको अपने अंदर इन आदात से निकलना पड़ेगा कि जिन आदात को हम कहते हैं कि मैंने बस सुन लिया, बस समझ आ गया, बात ख़त्म। नहीं, मैं घर जाके अब इस पर रिसर्च करूँगा। अब जो जो बातें मुझे कही गई हैं, अब मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। मुझे कहा गया AI ड्रिवन टूल, सर ने तो ये बस 6 बताए हैं, तो क्या बस दुनिया में 6 ही हैं? मैं और भी तो देख सकता हूँ ना, मैं उस तरफ जाऊँ, क्यों ना जाऊँ? लिंक्डइन के ऊपर सर ने बात की कनेक्शंस डेवलप करें, क्या सिर्फ लिंक्डइन ही है? कुछ और भी तो होगा। बात समझ आ रही है? आप ये होती है अपने अंदर अर्ज होती है किसी चीज़ को करने की। जो अर्ज वाला बंदा होता है वही आगे निकल सकता है ना, वैसे तो कोई नहीं हो सकता। तो हमेशा ये वाले लोग अर्जिंग वाले होते हैं, जिनके अंदर अर्ज होता है कुछ करने की, कुछ पा लेने की। तो डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप लोगों ने कैसा बनना है। तो मैं कंक्लूजन में बस यही बात आपको बोलूंगा कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च। अब आपको रिज्यूमे राइटिंग पे कोई और ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो हो सकता है। ये तमाम तर रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद आपके सामने ये लेक्चर लेके आया गया और इसको डेवलप किया गया, सिर्फ इसलिए कि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, ना भागना पड़े। अब भी जो स्टूडेंट रिज्यूमे की बारी आएगी तो फिर वो किसी से देखेंगे, यार जो तूने बनाई है मुझे दे, मैं उस पर कॉपी पेस्ट करूँ, तो फिर मैं क्या कहूँ उनके ऊपर? अफसोस के अलावा हम क्या कह सकते हैं? फिर यही है कि जनाब इन्होंने कुछ नहीं सीखना, इनकी लाइफ ऐसे ही गुजरनी है और फिर वो यही काम होगा जो कि चल रहा होगा। तो कंक्लूजन में बस बात यही है कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको कंक्लूजन होगा उस सूरत में जब आप उसे खुद प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे, खुद प्रैक्टिकली उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसे बना के बाकायदा चेक करवाएंगे। अब आपके पास 2-3 महीने का टाइम तकरीबन पड़ा हुआ है और इस टाइम के अंदर आप बड़े आराम से अपनी रिज्यूमे को बना के मुझे चेक करवा सकते हैं और AI ड्रिवन टूल से भी चेक करवा सकते हैं, ताकि ये जो जितनी चीज़ें हैं वो इंप्रूव हो के, तो वो जो एक शख्सियत जिसने किसी के टेबल पर जाना है, वो शख्सियत उसके पेज से आया होगी। कम से कम वो जो 1 पेजर होगा वो कम से कम उसकी पर्सनैलिटी को सारा नहीं लेकिन कुछ तो एलैबोरेट करे कि वो इतना मजबूर हो जाए, आपका बॉस इतना इस पर कंपेल्ड हो जाए कि वो कहे कि यार इसे एक बार बुलाओ तो सही, देखें तो सही ये है क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।